सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। सोनाली जी, आपको और सभी सुनने वालों को नेहा शर्मा का नमस्कार। क्या हाल है? हाल तो बस भीगा भीगा है। भीगा भीगा मौसम है और बाहर भी झमझमाती हुई बारिश है और अंदर जो है हमारे इतने सारे हमारे श्रोताओं के जो मैसेज है वो हमें एक सुखद अनुभूति दे रहे हैं, भीगी भीगी बारिश की तरह। बस हमारी ये कोशिश हो, यानी हमारी ये कोशिश हो कि जो बारिश है वो नियंत्रण में हो, बहुत ज्यादा भी ना हो और कहीं कहीं सूखा भी ना हो। उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल, जितने प्रयास हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए और फिर जो मिल रहा है उसे स्वीकार करते जाना चाहिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस, तो हमें मैंग्रोव जो है समुद्री वनस्पति है उसका संरक्षण करना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी कटाई करके वहां पर भराई करके और वहां पे भी अवैध रूप से कुछ चीजें यानी निर्माण, इमारतें वगैरह। हाँ जी जी। लेकिन सोनाली जी, ये बात तो हम करने वाले हैं विस्तार से आज के इस कार्यक्रम में। और भी कौन कौन सी बातें हम करने वाले हैं ये पहले बता देते हैं। जी। तो जैसा कि आपने कहा, मैंग्रोव संरक्षण दिवस आज है। सखी विशेष में आज बात करेंगे बहिणाबाई चौधरी की, जो कवयित्री थी। और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत सा एक सब्जेक्ट है आज का, प्यार बांटते पड़ोसी के बर्तन, जो भी महानगरों में विलुप्ति की कगार पर है ना। बिल्कुल। और व्यंजन विधि भी होगी, लेकिन साथ ही आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जी, आज है कारगिल विजय दिवस। जी, तो कारगिल विजय दिवस की बात अगर हम करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें याद आती हैं, बहुत सारी यादें हमसे साझा भी की हमारे साथियों ने, बहुत सारे अनुभव। और प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को आजाद करवाया था और इस युद्ध में हमारे कई जवान शहीद भी हुए थे। और ये युद्ध 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को यह युद्ध समाप्त हुआ था और हमारा देश इस युद्ध में विजयी हुआ था। इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान में हम इस दिन को मनाते हैं। और इस युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था और कई अधिक 2 लाख से अधिक सैनिकों को कारगिल क्षेत्र में भेजा गया था और इस युद्ध के दौरान 527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 से अधिक सैनिक जो हमारे भाई बंधु थे वो घायल हुए। और हमारे देश के जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा प्राप्त किया। हम कारगिल विजय दिवस की सभी को बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं और इस युद्ध में शहीद जवानों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे
यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात, सजा है इनकलाब का डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। तो सोनाली जी, जब इस तरह से देशभक्ति के गीत भी हम सुनते हैं तो ऐसा मन में जोश की भावना आ जाती है, लेकिन हमारे सैनिकों के दिलों में जितने जोश भरे होते हैं उसकी तो हम तुलना भी नहीं कर सकते। बस हम सलाम कर सकते हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कारगिल विजय, जिसमें कई जवानों ने रक्त बहाने के साथ खुद को गिरते हुए बार बार संभलते हुए दुश्मन को ललकारते हुए, जिनके अथांग प्रयास के कारण कारगिल विजय मिला, उन सभी शहीद जवानों को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। बहुत अच्छा उम्दा संदेश उन्होंने भेजा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे सरहद की संतरी, हमारे जाबाज जवान सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे सक्रिय युद्ध क्षेत्र में गिना जाता है, जहां पर भारतीय सेना ने 17 से अधिक वर्षों से स्थिति को मजबूत किया है और हमारे विश्वासघाती दुश्मन पाकिस्तान को ग्लेशियर का दावा करने से रोक दिया गया है। यहाँ गोलियां नहीं बल्कि ठंड की वजह से मौतें होती हैं, उसके बाद भी हमारे भारतीय जवान कभी पीछे नहीं हटते। चूंकि भारतीय सेना ऊंचाइयों पर रहती है और पाकिस्तानी सेना सियाचिन के आसपास के निचले इलाकों को रखती है, इसलिए स्थिति ऐसी है कि भारतीय सेना नीचे नहीं जा सकती और पाकिस्तानी सेना ऊपर नहीं आ सकती। हम बस हमारे सारे सैनिकों को, हमारे जांबाज जवानों को हम नमन करते हैं और दुनिया करती जिसे सलाम वो है भारत का सैनिक, महान रणभूमि में दुश्मन को जो चटाए धूल वो है भारत का जवान। मेरे शरीर से आती है वतन की मिट्टी की खुशबू, दुश्मन को चटाता हूँ धूल, आसमान को भी भर लूं मुट्ठी में, मैं रेगिस्तान में भी खिला दूं फूल। वतन पर मिटने वालों का यही निशान बाकी होता है, सिर पर सेना की पगड़ी और बदन पर तिरंगा का कफन होता है। या तो मैं तिरंगा फहराने के बाद वापस आऊंगा या मैं उसमें लिपटा हुआ वापस आऊंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा।
कैप्टन विक्रम बत्रा। दिलों में हौसलों का तूफान लिए फिरता हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, पानी से भी दिए जलाने का हुनर लिए फिरता हूँ, मैं भारतीय सेना हूँ। कितनी अच्छी तरह से हमारे साथियों ने ये पंक्तियां लिख भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सैनिकों की कहानी एक अनकही दास्तान है जो वीरता, बलिदान और अडिग समर्पण से भरी हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए न केवल अपने शरीर बल्कि अपने दिल और आत्मा की भी बलि दी है। युद्ध के मैदान में जहां मौत और जीवन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, ये सैनिक बिना किसी डर या संकोच के आगे बढ़ते हैं। उनके कदमों में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, अपने देश की रक्षा करना। उनके परिवारों की यादें और देशवासियों की उम्मीदें उनके दिल में बसी होती है, जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है। इन सैनिकों की आंखें, जो कभी अपने घर की चहल पहल को देखना चाहती हैं, अक्सर युद्ध की काली रातों में खोई रहती हैं। फिर भी वे बिना किसी शिकायत के अपनी ड्यूटी निभाते हैं, क्योंकि उनका प्यार और निष्ठा देश के प्रति अडिग है। उनकी कड़ी मेहनत और असीम बलिदान का आदर न केवल शब्दों में बल्कि हर दिल की गहराई में महसूस किया जाता है। क्या बात है। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि सैनिकों की कहानी एक अनकही दास्तान है, जो यही हमने अभी इस कहानी के बारे में बताया। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि अपना जीवन प्रत्येक जीव को प्यारा होता है। असाध्य रोगी भी जीने की कामना करता है और अपने आप को जिंदा रखने की भरपूर कोशिश करता है। जीवन भर हम खतरों का सामना करते हैं, अपने जीवन को सुख और आनंद से भरने का प्रयत्न करते रहते हैं, इसलिए कि हम एक अच्छा जीवन, सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। किंतु एक सैनिक का जीवन इससे बिल्कुल भिन्न होता है। कैफी आजमी ने इस गीत की पंक्ति में सैनिकों की भावनाओं का अत्यधिक मार्मिक वर्णन किया है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है। हमारे सारे साथी जो संदेश लिखकर भेजे हैं नेहा, इतने जोश से भरे हुए हैं कि उन संदेशों को पढ़ते हुए हमारा जो है खून ऐसा दौड़ उठ रहा है। तो सचमुच वो जो हमारे सैनिक हैं, जो सीमा पर हमारे लिए लड़ाई करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार की चिंता किए बिना वहां पर सीमा पर रहते हैं, उन सभी जांबाज सैनिकों को हम नमन करते हैं। और सचमुच इतनी विषम परिस्थिति होती है वहां पर, दिन में कड़ी धूप होती है और रात को इतनी ठंडी होती है कि माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो हम जो आम इंसान हैं वहां पर जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, पर वहां पर हमारे जो जांबाज सैनिक हैं, जो डटे रहते हैं, दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, तो सचमुच उन सैनिकों के लिए हमेशा हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। बिल्कुल। और ऐसे आज का ये दिन भी इस तरह से बहुत ही खास है क्योंकि हम इस दिन याद कर रहे हैं हमारे सभी सैनिकों को। और कार्यक्रम में भी वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है। कार्यक्रम है सखी सहेली। और सखी सहेली की हमारी सखी सोनाली जी, क्यों ना आप हमें एक गाना सुना दें। सुनते हैं गीत। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम
इस बार मौसम बहका हुआ है। ला 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 इस बार सावन बहका हुआ है। इस बार मौसम बहका हुआ है। जाने पे के चली क्या पवन सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में लगे कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में लगे कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन ला 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 ला। तो बारिश की बूंदें बाहर भी बरस रही हैं। कुछ कुछ जगहों पर कुछ ज्यादा बरस रही हैं और कुछ कुछ जगहों पर अभी बरसात का इंतजार भी हो रहा है। तो बस सब जगहों पर एक अच्छा अनुभव सबको मिले, अच्छा अच्छा मौसम रहे, यही हम सोचते हैं। दुआ करते हैं, कामना करते हैं। और जैसे मैंग्रोव है, मैंग्रोव के जंगल, इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रतिवर्ष 26 जुलाई को पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और मैंग्रोव वन एकमात्र ऐसे पौधे होते हैं जो खारे पानी में उगते हैं। और मैंग्रोव समुद्र तट को तूफानी, सुनामी और इन सभी चीजों से बचाते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री जीव जंतुओं को आवास भी प्रदान करते हैं। और जमीन पर मौजूद जंगलों की तुलना में मैंग्रोव वन वातावरण से 5 गुना अधिक कार्बन का अवशोषण करते हैं। वर्ष 2015 में यूनेस्को द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। और वर्ष 2030 तक मैंग्रोव कवर को 20% तक बढ़ाने का उद्देश्य है। और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है। और मैंग्रोव जंगल के फायदे ही फायदे हैं। बस इस ओर जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि अगर हम मैंग्रोव के जंगल बहुत सारे उसका संरक्षण करेंगे तो जो है पानी है, समुद्र का पानी है, वो शहर के अंदर नहीं आएगा, उसे पकड़ कर रखेगा। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए ना। कई समुद्री जीव जंतु भी उसमें अच्छी तरह से रहेंगे। जी। और मैंग्रोव ऐसे क्षुप वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। और मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिक में बहुत महत्व है, क्योंकि यह तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं। बहुत सारे प्राणी, मछली, पक्षी जातियों को निवास सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैंग्रोव वन में झुरमुट विश्व के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है। और हमारे एक और साथी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस, वाह, इसके लिए भी राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये बताता है कि लोग प्रकृति के पारिस्थितिकी को किस स्तर तक चाहते हैं। ये मैंग्रोव समुद्री तटीय नदियों के मुहाने पर विशेष रूप से पाई जाने वाली झाड़ियां हैं, जिनमें प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने का सामर्थ्य हुआ करता है। इसलिए इसके भी संरक्षण और संवर्धन के प्रयास विश्व स्तर पर किए जाते हैं। ये आज का दिन उसी क्रम में है, ऐसा इन्होंने बताया। और हमारे साथियों को हर चीज के बारे में जानकारी होती है ना। सचमुच हमारे साथी जो है ना, उनके मैसेज है ना, वही प्रोग्राम की जान होती है। हाँ, और वो भी बहुत सारी बातें भी कह रहे हैं। वो पड़ोसी के बर्तन को लेकर तो काफी उत्साहित हैं सभी, क्योंकि सभी घर में किसी ना किसी पड़ोसी की कटोरी तो रखी है, कुछ ना कुछ आया था और अब उसे कुछ देना है। इंतजार भी किया जाता है ना कि चलो अब हम ये बनाने वाले हैं, तो ये कटोरी ऐसे ही बगल में रख देते हैं कि भाई जब हम बनाएंगे उसके बाद में उसे भरकर ही देंगे, खाली नहीं देना है। तो इस बात ने बाद में बातें करेंगे, पहले गाना सुन ले। बिल्कुल। देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है। वो दिन दूर नहीं दीपक, जब जिंदगी मौत पर हंसेगी। लेकिन कब, कैसे, मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही।
लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहू के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। हा हा हा, हा 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 हा, ला 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 ला, हा हा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। तो बस अच्छे अच्छे गीत सुनवा रही हैं आज सोनाली जी, आप हमें सभी को। हाँ हाँ, पसंद आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल पसंद आ रहा है। तो आज हम याद करेंगे बहिणाबाई चौधरी को। तो बहिणाबाई चौधरी का जन्म 24 अगस्त 1880 में जलगांव जिले के आसोड़े गांव में हुआ था। और ये श्रोताओं को बता दें कि कवयित्री थी। 13 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह खंडेराव चौधरी के साथ हुआ और उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ अद्भुत काव्य रचनाएं रची। वे निरक्षर थी, इसलिए उन्होंने उनकी रची कविताएं उनके सुपुत्र सोपानदेव ने और उनके पड़ोसियों ने अपने हाथों से लिखकर उनका काव्य संग्रह प्रकाशित किया। तो कितनी अच्छी बात है ना कि साथ देने से उनकी एक उनकी जो काव्य प्रतिभा है थी वो लोगों तक पहुंची। जी। बहिणाबाई चौधरी ने लेवा गणबोली भाषा में कविताएं रची। बहिणाबाई चौधरी ने अपनी कविताओं में बहुत ही सरल शब्दों में जीवन का सुख दुख व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में खेती, जमीन, प्राणी मात्र, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, किसान, महिलाओं का जीवन आदि ये बहुत से विषय हैं जो उन्होंने शामिल किया और बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है उन्होंने अपनी कविताओं में इनका। जी। और बहिणाबाई चौधरी का जीवन बहुत ही संघर्ष भरा था। सूखा और विपरीत परिस्थितियों के कारण उन्हें खेतों में मजदूरी भी करना पड़ा। यही उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। मात्र 30 वर्ष की उम्र में उनके पति का निधन हो गया और प्लेग की चपेट में आकर उनका बड़ा सुपुत्र मधुसूदन जो है वो भी दिव्यांग हो गया। और उनका जीवन संघर्षों से भरा था, पर उन्होंने जीवन को बड़े ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा, जो उनकी काव्य रचनाओं में नजर आता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत दुखी है तो वो बस दुख भरी चीजें कर रहा है, तो वो इस तरह से ना करके उन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से, जैसा उन्होंने जीवन जिया उस तरह से उन्होंने अपने काव्य में वो सारी बातें लिखी। उनके पुत्र सोपान अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं जब 4th क्लास में था, मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में की कहानी सावित्री की बुद्धिमता, ये कहानी जब उन्होंने अपनी माँ को सुनाई, तब मुझे लगा कि मेरी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है उसे क्या समझ में आएगा। पर उनके यानी सोपानदेव के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उनकी माँ यानी बहिणाबाई चौधरी सुबह सुबह चक्की पर आटा पीसते हुए उसी कहानी का काव्य रूपांतर कर गा रही थी। बहिणाबाई चौधरी ने कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ी थी, ना वो पढ़ना लिखना जानती थी, पर उन्होंने अद्भुत रचनाएं रचकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। वो अपनी कविताएं ओवी यानी दोहे में गाती थी। और एक बार सोपान ने अपनी माता से पूछा कि आप दिन रात घर में खेत में काम करती हो और आपकी आंखें हमेशा झुकी रहती हैं, फिर भी आप ऐसे असाधारण विचारशील कल्पनाशील काव्य कैसे रच लेती हो? तो बहिणा भाई का जवाब था कि सोपान मैं इस धरती के दर्पण में स्वर्ग देख सकती हूँ। क्या बात है। और उनके पुत्र तो बचपन में अपनी माँ की कविताएं, उनके जो पुत्र थे सोपान, उन्होंने बचपन में अपनी माँ की कविताएं लिखकर रख ली थी अपनी किताब में, कॉपी में। और बड़े होने पर पुराने दस्तावेजों में उन्हें अपनी माँ की लिखी कविताएं देखी उन्होंने और अपने गुरु आचार्य अत्रे को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि इन अद्भुत काव्य रचनाओं को प्रकाशित कर लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये कविताएं खरा सोना है।
और इसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने ये कविताएं हम तक सभी तक पहुंची। 3 दिसंबर 1951 को बहिणाबाई का निधन हुआ। मरणोपरांत उनके सुपुत्र ने वर्ष 1952 में उनकी 35 कविताएं प्रकाशित की। बहिणाबाई चौधरी की काव्य रचनाएं हमेशा अजर अमर रहेंगी और अनेक उभरते हुए कवियों के उनके नाम से ये पुरस्कार भी दिया जाता है। और सचमुच हम ऐसी महान कवयित्री बहिणाबाई चौधरी को याद कर नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी जो कविताएं हैं ना, इतनी यानी सहजता के साथ में, जैसे बताया था कि सावित्री की उन्होंने कहानी बताई, तो उन्होंने चक्की पर पुराने जमाने में महिलाएं जो थी आटा गेहूं पीसती थी, सुबह उठ के 4 बजे उठ जाती थी और दोहों में गाती थी, और उन्होंने बड़े ही सहजता के साथ, यानी कितनी अपार उनकी जो बुद्धिमत्ता होगी वो कितनी ये होगी, बहुत ज्यादा होगी कि सचमुच ऐसे जो है जिसे परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिला होता है वो ही ये सब कर सकता है। बिल्कुल। और तुरंत ही जो चीजें सुनी या जो चीजें देखी, जिस तरह से उन्होंने कहानी को तुरंत दोहे में अगले ही दिन उसको रूपांतरित कर दिया, उसी तरह से ही वो अपने जीवन की जो चीजें देखती हैं उन्हें काव्य में रूपांतरित करती रही। और अच्छी बात ये भी रही कि उनके पुत्र ने वो सारी बातें लिख दी ताकि हम तक उनका काव्य पहुंचा। और कार्यक्रम में वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है। कार्यक्रम है सखी सहेली और अब सुनते हैं गीत। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अगर पड़ोसी अच्छे हो तो हमें फिक्र की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, एक कटोरी खाने पीने के कभी मान लीजिए चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, कुछ अच्छा बन रहा है, खुशबू आ रही है, तो ये सारी चीजों में पड़ोसी हमारे बहुत ख्याल रख सकते हैं, हमारे बहुत काम आ सकते हैं। और कभी कभी तो हमारा इतना मधुर रिश्ता होता है कि हम अक्सर बोलते हैं कि चाची बहुत अच्छी खुशबू आ रही, तो चाची बोलती है आ जाओ तुम्हारे लिए बन रहा है। कभी कभी महानगरों में आजकल वो ऐसा इतना बोलने लग का हो नहीं पाता है, विलुप्ति की कगार पर है। हाँ, क्योंकि दरवाजे तो बंद ही होते हैं आजकल। हाँ। तो आपको खुशबू कहाँ से आ रही है आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि खिड़की में घर से कि उस घर से, हाँ, आसपास से कहीं से आ रही है। और जैसे कि कहते हैं कि हर रिश्ता अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, पर जब घर में अकेले हो, कोई संकट की घड़ी हो, तो सबसे पहले आपकी मदद के लिए आते हैं पड़ोसी। और वैसे तो अब जैसे दुनिया बदल रही है तो पड़ोसी भी बदलते जा रहे हैं। खासकर जैसे तुमने कहा कि महानगरों में रहने वाले लोगों के घर के सदस्यों में आपस में ही बातचीत गपशप का वक्त कम मिलता है, तो फिर पड़ोस तो बहुत दूर की बात हो गई। पर हमारी छोटी सी पहल उस रिश्ते को बहुत मजबूत कर सकती है, फिर वो पड़ोसी ही क्यों ना हो, है ना। हाँ, और कहते हैं ना लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता तो पेट से होकर जाता है। तो फिर पुराना जमाना हमें याद आता है, क्योंकि जहाँ हमारे पड़ोसी भी हमारे घर की तरह हुआ करते थे, और कितने खूबसूरत दिन हुआ करते थे वो, जब पड़ोस से किसी पकवान की खुशबू आती है और हम थोड़ी देर में वो व्यंजन हमारे सामने आ जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि अरे उसके यहाँ पकौड़ियाँ बन रही है तो मम्मी तुम भी बनाओ, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ बन रही है तो हमारे लिए भी बन रही है। और अभी बारिश का मौसम है तो नेहा तुम्हें पकौड़ियों की याद आ रही, तो फिर हम क्यों ना व्यंजन में पकौड़ियाँ बताने वाले हैं। हाँ, पकौड़ियाँ तो बिल्कुल बतानी जानी चाहिए। और फिर है ना वो जो पकौड़ी हो या फिर कोई और भी व्यंजन हो, उसी को बर्तन में हमारे जो घर से व्यंजन बनाकर जो भिजवाया जाता था, यानी उस बर्तनों का जो आदान प्रदान होता था ना, वो बर्तन भी हम पड़ोसियों के बर्तन पहचानने लगते थे कि फला बर्तन जो है फलानी चाची का है, या फला बर्तन जो है फलानी मौसी का बर्तन है ना। हाँ, और कभी कभी पड़ोसियों के साथ इतना घुलमेल होता था, अपनापन होता था कि अगर घर की सब्जी पसंद नहीं आ रही है, मान लीजिए आज हमारी पसंद की सब्जी नहीं ही बनी है, तो हम पड़ोस वाले आंटी से पूछ लेते थे, उनसे चाची से पूछ लेते कि भाई क्या सब्जी बनाई है आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो ये बनी, हम तो नहीं खाते। तो उन्हें भी पता होता था कि हमें कौन सी सब्जी पसंद है, और अगर हमारी पसंद की सब्जी वहाँ है तो फिर कोई परेशानी की बात ही नहीं है। हम खासकर बच्चों को करेला पसंद नहीं होता था, तो वो धीरे से जाके बोलते थे मौसी आपके घर में क्या बना है, हमारी मम्मी ने तो आज करेला बनाया, और कह रहे कि जबरदस्ती खाना ही है, तो आपके यहाँ की अगर सब्जी होगी तो हमारा जो है खाना स्वादिष्ट हो जाएगा, पहले ही जुगाड़ कर लिया जाए। और जब हम बाजार जाते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं ना आजकल कि कौन सा सामान खत्म होने को है, उससे पहले हम खरीद कर लेकर आते हैं। पर पहले के जमाने में हमें सामान खत्म होने की बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती थी, अगर कोई इमरजेंसी आ भी गई तो पड़ोसी तो है ही जिनसे हम हक से मांग लेते थे, और अपना सामान उन्हें आने के बाद लौटा भी देते थे, है ना। हाँ, वो भी मांग लेते थे, उन्हें कुछ जरूरत होती थी, तो इतना आपसी संबंध वैसा रहता था। और अभी भी बचपन से हम लोगों को शेयरिंग की आदत इसी वजह से हो गई ना, कि हम देखते आए हैं कि बर्तनों का आदान प्रदान होता है, व्यंजन का आदान प्रदान होता है, चीजों का आदान प्रदान होता है। और ये शेयरिंग वाली आदत अगर हम आजमा लें, अभी भी अपना लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी एक आदमी अगर रहता है घर में, क्योंकि आजकल अकेले अकेले भी रहने का चलन है, तो एक आदमी अगर रहते हैं तो इतनी इतनी सी चीजें बचती हैं, इतनी इतनी सी चीजें बनाते हैं, या कभी नहीं बना पाए तो मंगवाते हैं, खाते हैं। ये सारी चीजों से हम बच जाएंगे और पड़ोसियों से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। और है ना नेहा, ये भी है कि जैसे महानगरों में अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उनकी जो डिशेस जो हमें मालूम नहीं, यानी इसमें खाद्य संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है कि हमने तो ये डिश कभी खाई ही नहीं है, अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी है, तो हम भी इसे घर में ट्राई करेंगे। तो खाद्य संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता है इस कटोरी के माध्यम से। बिल्कुल।
और हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर त्योहारों पर, उत्सव पर, यानी हम अपनी व्यंजन की थाली सजाकर पड़ोसियों को देते हैं। तो उसी तरह छोटी-छोटी खुशियों के मौकों में भी अगर हम प्यार बाँटना चाहते हैं तो इन बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो हमारे जो बर्तन है ना, ये पड़ोसियों से बहुत आसानी से प्यार बाँट सकते हैं। और इन बर्तनों में सिर्फ चीजें नहीं जाती हैं, इनमें प्यार का आदान प्रदान होता है। हमारे बहुत से साथियों ने भी बहुत से संदेश भेजे हैं जो एक गीत की बात बताएंगे। ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सोनाली जी, सच सच बताइए, जो उखड़े उखड़े पड़ोसियों की बात हो रही थी, महानगर के पड़ोसियों की बात हो रही थी ना? जो एक दूसरे को देख के कभी कभी दरवाजा भी बंद कर देते मुंह पर। हाँ, पर हमारे जो बर्तन हैं वो उनके उखड़ाहट को दूर कर सकते हैं, उनका मूड अच्छा कर सकते हैं। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। नेहा, पहले महानगर क्यों ना हो। हाँ, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम सब अड़ोस पड़ोस में खाने की चीजें आपस में देते रहते हैं। जब हमारे पास किसी के बर्तन है तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ उनके यहाँ से कुछ आया है। अब उनको खाली बर्तन देंगे तो ये हमारी दरिद्रता को उजागर करेगा। आपने दूसरे से कुछ ले तो लिया पर उसे देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम उसमें कुछ ना कुछ अवश्य रखकर लौटाते हैं। इससे हमारा स्नेह और प्रेम उस व्यक्ति या परिवार के प्रति प्रकट होता है। ये हमारी परंपरा भी है और इससे किसी का लिया हुआ आपके कर्ज खाने में जुटता नहीं। एक हाथ लिया तो दूसरे हाथ दिया। कम या ज्यादा का परिमाण यहाँ नहीं देखा जाता, वस्तु का मूल्य भी मायने नहीं रखता, बस आपका स्नेह देखा जाता है। क्या बात है। और हमारी एक साथी ये भी लिखती है कि सही है, यदि पड़ोसी के बर्तन हमारे पास रहते तो हमें भी लगता है कि कुछ अच्छा बनाए और उन्हें दे, और भी अच्छा लगता है वो कहे कि आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी बनी। वैसे हम किसी को प्यार से कुछ देते हैं तो अच्छा तो होता है, पर थोड़ा चेंज भी होता है ना, क्योंकि हर
किसी का बनाने का तरीका भी अलग होता है और कई ऐसे व्यंजन होते हैं जो हम बनाते ही नहीं। वैसे मेरी सब्जियां मेरे ऊपर जो रहती हैं उन्हें बहुत पसंद आती है, उन्हें और उनके बेटे को। मुझे भी उनका एक अलग तरह का पराठा और कई चीजें अच्छी लगती है। कई बार हम मिलकर भी खाना खाते हैं। क्या बात है। तो ऐसे ही पड़ोसियों की हमें तलाश है जिनके बारे में हमारे साथी बता रहे, जो वो जिस तरीके के पड़ोसी हैं। हमारे एक साथी कह रही है, जब हमारे घर में पड़ोसी के बर्तन है तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ उनके यहाँ से मिठाई, सब्जी या कुछ स्पेशल अवश्य आया है। अब हम उनको खाली बर्तन देंगे तो नहीं, और इस बहाने घर में कुछ स्पेशल बन जाता है और पड़ोसी के बर्तन में भी कुछ डालकर अवश्य दिया जाता था। इससे हमारा स्नेह और प्रेम उस व्यक्ति या परिवार के प्रति प्रकट होता था। कभी ऐसा समय हुआ करता था कि घर में कुछ भी स्पेशल बने, चाहे मिठाई हो या कोई विशेष सब्जी ही क्यों ना हो, एक प्लेट कटोरी में अलग से पड़ोसियों को देने के लिए निकाल के रख दी जाती थी और वो भी वापस तारीफों के साथ बर्तन में कुछ डाल कर दिया करते थे। लेकिन ये अपनापन, स्नेह बीते दिनों की बातें हो गई हैं। आजकल लेना देना छोड़ एक दूसरे से बात भी कम से कम करना पसंद करते हैं पड़ोसी। तो बस हम कोशिश कर सकते हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि प्यार बांटते पड़ोसी के बर्तन, वहाँ बर्तनों से प्यार बट रहा है भाई, वह भी अपने नहीं अपितु पड़ोसियों के बर्तन से। कितना आश्चर्य है। मगर नहीं बटता होगा तब तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि प्यार के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा भाई। ऐसे सहृदय बर्तनों का आभार। हाँ, एक बार मिल गए फिर तो उन्हें बहुत ही संभाल और सहेज कर रखना होगा, कहीं वे टूट ना जाए। ये भी बहुत बड़ी बात है। पर कई बार तो पड़ोसियों के बर्तन भी हम बच्चे जाके तोड़ आते थे। कांच के जो बर्तन होते वैसे तो बहुत ही ऊंचाई पर रखे जाते थे और डांट भी खाते थे। पर उस डांट से हमें बुरा भी नहीं लगता था ना। वो क्योंकि जिस तरह से घर में डांट पड़ जाती थी उसी तरह से पड़ोस में भी डांट पड़ जाती थी और वैसे ही हम चिढ़ जाते थे अगर वहां चिढ़ रहे हैं और यहाँ चिढ़ रहे हैं, या खुश हो गए भाग गए तो भाग गए। अगर शरारती हैं तो दोनों जगह बिल्कुल एक तरह से ही रहते थे हम, पड़ोस का घर हो चाहे ये घर हो। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि प्यार बांटते हुए पड़ोसी के बर्तन, जब पड़ोस से कुछ खाने को लो और वो बहुत अच्छा लगे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब पड़ोसी हमें खाने को देते हैं कभी कभार स्वाद तो ऐसा लगता है कि अपने घर का बनाया। ये अलग ही है, अलग ही मजा होता है पड़ोसी से लेने का। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारी मदद हमारे पड़ोसी से पहले हमारे रिश्तेदार भी नहीं कर सकते, इसलिए पड़ोसी से हमेशा प्यार बनाए रखना चाहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं, मुझे आज भी याद है हमारे घर अक्सर शाम को दाल ही बना करती थी और मेरी माँ रोजाना 2 से 3 कटोरी दाल आस पड़ोस में दे आया करती थी। उसके बदले में हमारे पड़ोसियों के यहाँ से भी 3 प्रकार की दाल सब्जी आ जाया करती थी। इस प्रकार से हमारे पास खाने के मामले में कई ऑप्शंस हो जाया करते थे। घर में जिसको जो पसंद हो वो खा लेता था। सच मानो बहुत आनंद आता था। हमें तो सुन के ही आनंद आ रहा है, इतनी सारी चीजें रोज खाने मिल रही हैं, इन्हें बताइए। और हमारी साथी कह रही है कि यदि पड़ोसियों के बर्तन हमारे पास रहते हैं तो हमें भी लगता है कि कुछ अच्छा बनाए और उन्हें दें, और भी अच्छा लगता है जब वो कहें कि आपकी बनाई ये चीज बहुत अच्छी बनी है। वैसे हम किसी को प्यार से कुछ देते हैं तो वो अच्छा तो होता ही है, पर थोड़ा चेंज भी हो जाता है ना, क्योंकि हर किसी के बनाने का तरीका भी अलग होता है और कई ऐसे व्यंजन होते हैं जो हम बनाते ही नहीं। वैसे मेरी कई ये वाली तो कमेंट आपने पढ़ लिया था, फिर भी हमने एक बार पढ़ दिया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं हमारे साथियों की, जो पहले वो अपने साथियों को, पड़ोसियों को खाना अपना देते रहे हैं और लाते रहे हैं। अभी भी कई जगहों पर ये पड़ोसी धर्म निभाया जा रहा है। हमारे एक साथी लिखते हैं, आज ये पड़ोसी की छोटी 4 साल की बच्ची है उनके घर में, तो वो खुश नहीं थी तो मेरे घर से उसके लिए इडली सांभर भेजा गया। गुजराती में उसको कहते हैं वाटकी व्यवहार, मतलब कटोरी में कुछ पड़ोसी ने खाने की चीज दी है और हम भी वो कटोरी लौटाते वक्त उसमें कुछ चीज भरकर ही देते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बर्तन तो पहले के जमाने में इधर उधर जाया करते थे। उन दिनों पड़ोसियों में आपस में प्रेम और भाईचारा हुआ करता था, इसलिए बर्तन भी प्यार के वाहक या दूत बनकर इस घर से कभी उस घर जाया करते थे। आज एक फ्लोर पर 4 फ्लैट होते हैं और उसमें रहने वालों के मुंह भी 4 दिशाओं में होते हैं। फिर जहाँ प्रेम नहीं वहाँ बर्तन भी कहाँ तक कोशिश करेंगे। तो ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। पहले एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। यूं खोए हुए
बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को आमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों से टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राह अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। अगर हो गई है किसी से अनबन तो जो कटोरी है वो अनबन दूर कर सकती है ना। बिल्कुल। और सोनाली जी, हमारे साथियों ने व्यंजन की विधि भले हम तक नहीं भेजी, लेकिन इतनी सारी कटोरियां, इतनी सारी चीजें आ गई हमारे पास। हाँ। इतने बर्तन आ गए उनके उससे पेट भर गया है। हाँ, अब उन्हें सब, हमें भी कुछ अच्छा स्पेशल बना के उन्हें भेजना होगा उसमें भर के ना, कटोरी में भर के है ना। हाँ, तो जो साथियों ने हमें पड़ोसी के बर्तन वाले में कमेंट भेजा था, तो हमने ये माना है कि उन सभी ने एक एक कटोरी, कुछ मिठास, कुछ प्रेम हम तक पहुंचाया है। तो अब हम उसमें बदले में कुछ व्यंजन भर भर के भेजने वाले हैं। तो 2 व्यंजन हम बनाने हैं, 2-3 व्यंजन हम बनाएंगे, उसी को आप सभी की तरफ हम पहुंचाने वाले हैं। एक नमकीन है और एक मीठा है ना। हाँ, तो बस हो गया ना। हाँ, क्या हाँ, तो मीठा से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेड पुडिंग हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 4 ब्रेड। तो ये थोड़ी क्वांटिटी में हम बता रहे हैं, थोड़ी मात्रा में बनाने का, और आप उसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 4 ब्रेड, आधा लीटर दूध हमें चाहिए, और 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 1 बड़े चम्मच शक्कर, 1 चम्मच बटर या घी, और कंडेंस मिल्क जो आता है वो 1 कटोरी आपको चाहिए। अब इसके लिए आपको करना है कि ब्रेड के किनारों को निकालकर छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए ब्रेड को, और बटर या घी में उसे सेक लीजिए थोड़ा। फिर गुनगुने दूध में कस्टर्ड पाउडर मिला करके इसको आप मिला के रख दें, और दूध को उबालें। उसमें शक्कर और कंडेंस मिल्क मिला के ब्रेड के टुकड़े फिर साथ में मिला दीजिए, और अब कस्टर्ड पाउडर जो आपने घोला था, रखा था, मिलाया था, उसे लगातार चलाकर ठंडा होने पर मतलब इसको सबको आपस में मिला देना है। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो ब्लेंडर जो होता है आप उसमें चला दीजिए इसको, या मिक्सी के में लेके चला दीजिए, और ये एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बन जाएगा। तो अब एक बर्तन में ये मिश्रण डाल दीजिए, और उसके ऊपर सिल्वर फॉइल जो आती है वो लगा दीजिए, और 2-3 उसमें छेद कर दीजिए ताकि वो उसमें हवा की जगह बने और हवा निकल जाए। और 15 मिनट तक आप इसको भाप में पकाएं, और इसके बाद ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। यानी ब्रेड पुडिंग तैयार है। तो ये मीठी मीठी ब्रेड पुडिंग की रेसिपी के बाद मैं दाल चावल के पकौड़े बना रही हूँ, बता रही हूँ। 1 कप चावल है, आधा कप चना दाल है, और 1/4 कप मूंग की दाल है। तो पहले दाल चावल को अच्छे से धो के उसको घर में ही एक कपड़े पे सुखा ले, और सूखने के बाद में उसे हल्का सा भून ले, और फिर उसे मिक्सी में दरदरा सा सूखा ही पीसना है, उसमें कुछ नहीं डालना। अब इस सूखे मिक्सचर में छाछ डालना है हमें, और छाछ डाल के उसे भिगोना है। फिर उसमें प्याज डालना है, अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डालना है, फिर उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची, हरा धनिया, अजवाइन, तिल डाले और थोड़ा सा नमक डाले, और उसे अच्छे से मिलाए, और उसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ गरम तेल में तले और हरी चटनी और टमाटर के सॉस के साथ में सर्व करें। यानी छोटी, अभी बारिश का मौसम है तो ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ, हम बेसन की पकौड़ियाँ तो बहुत बार बनाते हैं, पर इस तरह से दाल और चावल की जो हम
पकौड़ियाँ बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और चाय के साथ में गरम गरम अदरक वाली चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। अब सोनाली जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। आप पकौड़ियों की बात आप कर रही हैं, कोई मतलब ये तो बहुत ही नाइंसाफी है कि आप रेडियो पर पकौड़ियों की बातें कर रही हैं, ताकि सबको मन कर रहा है पकौड़ियाँ खाने का, चाय पीने का, वैसे ही सबका वक्त हुआ जा रहा है, तो सबको अब आपने ऐसे ललचा दिया है। तो कोई बात नहीं, हम सभी श्रोताओं की जिनकी जिनकी कटोरियां हम तक आई हैं उन्हें ये ब्रेड पुडिंग एक कटोरी में और एक कटोरी में ये जो पकौड़ियां हैं वो तो जरूर भेज देंगे इस गीत के साथ। जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को क्यों बारे में, रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना, जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला। तो सोनाली जी, दीवानगी की बात कुछ अलग ही है इस गीत में, पर हमारे एक साथी और लिख रहे हैं कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, तो उनके घर से मिलने वाली हर मदद हमें खुशी देती है। इसी क्रम में गाहे बगाहे उनके बर्तन भी हमारे घर के फंक्शन में हमें राहत देते हैं। सामान्य दिनों में घर पर 4-6 आदमी आ गए, चाय के कप कम हैं तो हम पड़ोसी से मांग कर काम चला लेते हैं, लेकिन यही सोच हमारी भी हो कि हम भी उनके लिए तैयार रहें। हम बहाना ना कर दें कि हमारे बर्तन जूठे पड़े हैं या मंजे नहीं है या मांजने के लिए कोई आया नहीं है, ये बहाने हमें नहीं करने चाहिए। तो मदद जितनी लेना हम चाहते हैं उतनी हमें देनी भी चाहिए। और एक हमारी सखी ये भी लिखती है, 1 कप दूध और 1 कटोरी चीनी सबसे अधिक मांगा जाने वाला चीज है। शक्कर तो सबसे ज्यादा मांगी जाती है, चाय पत्ती की भी मांग की जाती है, डिमांड होती थी। हाँ। तो ये जो है ना, ये डिमांड भले ही अभी हमारे घर में भर भर के चाय पत्ती, शक्कर, दूध सब कुछ होता है, पर वो जो प्यार होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर से ये पहल शुरू की जाए तो कितनी इसमें कितना मजा आएगा ना। तो चलिए हम लोग भी कुछ अपने पड़ोसियों से आजमा कर देखते हैं और कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। आप सभी को सोनाली पाठक और नेहा शर्मा का नमस्कार।
सखी सहेली।